बोल चुका मेरे आपको मिला के 6 या 7 पेपर हो गए मेरे हिसाब से। आप ये किया हुआ है रोहन तुमने? मैंने किया हुआ यार। देखो सही किया है। आप मेरे ख्याल में मैं शुरू से कर लूँ। मैं वो सेट चलिए जी, व्हाट इज meant by acceleration? चार्जिंग चार्जिंग Change in velocity per unit time is called acceleration. Here's बोला है object है 1.1, draw a line to show the path of the parcel as it falls from the aircraft to the ground. The aircraft जा रहा है right, parcel right भी जा रहा होगा और नीचे भी जा रहा होगा, बस मतलब है कि ये इसका एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी दी गई है? 42 मीटर्स पर सेकंड। एक मिनट में क्या बोला? पैराबोलिक। ट्रैफिक पैराबोलिक क्या है? S is equals to UT plus Calculate the time taken for the instant of release to the instant of the parcel. The instant the parcel reaches the ground. अगर वर्टिकली देखा जाए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और एक्सेलरेशन क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s 63 है, टाइम अननोन। हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, और इससे हमें बताएं s की वैल्यू कितनी आ रही है इंशाल्लाह। सॉरी t, s की वैल्यू 63 है, t बताएं कितना आ रहा है? 3.6 t आ रहा है 3.6, क्या आगे क्या था? बस 3.6 आ रहा है। टी स्क्वायर आएगा 12.84, हम उसका रूट करेंगे तो 3.6 into significant units. 3.58 समथिंग था लेकिन 3.6 हो जाएगा। 3.58 सही है। Then calculate the vertical component of the velocity of the parcel immediately before it reaches the ground. तो v होता है q plus at, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल निकालनी है हमें and it reaches the ground. इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 9.81 है और टाइम टेकन है 3.58 या फिर 3.6। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है 35.3, इसको हम लिख रहे हैं 35 मीटर्स पर सेकंड। अब ये स्पीड जो है ना, इसमें आपको पता है कि ये रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि ना ये वर्टिकल लिखा है ना हॉरिजॉन्टल। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 42 एयरक्राफ्ट की, और इसी स्पीड से उस वक्त पार्सल मूव कर रहा था, एयरक्राफ्ट उसके साथ था, और ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी स्पीड 35 मीटर्स पर सेकंड हो गई है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है रिजल्टेंट स्पीड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 42 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर का जो आंसर आ जाए उसका आंसर का रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो वो आ रहा है 55 मीटर्स पर सेकंड। तो इतना बड़ा ही था, पता नहीं है केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा जाएगा कि वेव्स का चक्कर तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो मतलब बुक उठाता हूँ, आधा पेपर होता है ऐसी हालत पूरी होने शुरू हो जाती है, नहीं कर सकते। रमजान है, थोड़ा सा वो आपका रूटीन चेंज हुआ होता है ना, तो आप जिस तरह पहले थे वैसा नहीं बिहेव कर रहे होते, लेकिन हिम्मत ना हारे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, बिल्कुल छोड़ नहीं देते। सही। State the principle of conservation of momentum. for the system, for the closed system change The total momentum the total momentum of before system and after potential before collision. हम लिख सकते हैं कि momentum of the system is conserved. It's conserved or constant. System का total momentum change नहीं होगा।
40 में 240 0.5 दो साइड से कैंसिल हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन बताएं m1 u1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 मास दिया है 240 स्पीड है 16 प्लस दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बल्कि वो रेस्ट में तो 0 वो रेस्ट में है। और रेस्ट में क्या m1 सही इनिशियली लिखा हुआ है स्टेशनरी बॉल m1 v1 रेस्ट 240 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आफ्टर कोलिजन 480 रेस्ट में आ गया। आफ्टर कोलिजन द बॉल एक्स इज स्टेशनरी और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इनटू v तो v की वैल्यू में शो करनी है 8 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। सही है। The next calculate the change in the total kinetic energy of the balls during the due to the collision। तो हम change निकालना है, before निकालेंगे फिर after निकालेंगे। before में सिर्फ कौन मूव कर रहा था, before में कौन मूव कर रहा था ये 6 और after में मूव कर रहा था y। इसकी कितनी आई थी kinetic energy x की x की आई थी 30.72 30.72 और उसकी थी 15.36 15.36। हमने क्या किया था, हमने 30.72 में से 15.36 को माइनस किया। ये 15.36 समथिंग बन रहा है बट माइनस 15 पॉइंट जो भी बनेगा, लेकिन तुम्हारे पास डेटा में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो हम आंसर में भी उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। साल के बाद देख रहे रात में देख रहे ठीक है। उसके बाद खेती करूंगी मुझे आप अपडेट करना। और उसके क्लास के बाद मुझे बता दीजिए। जी यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास the collision in B lasts for a time of 2 milliseconds. Assume that the contact force between the balls is constant during this time. Determine the magnitude and direction of the force exerted on ball X by ball Y during the collision. वैसे की फॉर्मूला कहाँ से ये न्यूटन सेकंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा v है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सही। मास कितना था, चाहे x का निकालो या y का निकालो एक ही होता है। सही। तो जब अगर हम x ले रहे हैं तो x का डेटा होगा, y ले रहे हैं तो पूरा डेटा y का। सही।
मैं 0.24 इसका मस्त है x का, उसका चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले वेलोसिटी कितनी पहले वेलोसिटी 16 और बाद में 0, तो 16 माइनस 0 होगा। अच्छा अगर आप लेते हैं y के लिए तो मास क्या लेंगे 4, 0 minus 16 मास कितना है मास है 480 480, और माइनस 8 लेंगे ना, चेंज इन वेलोसिटी लेंगे 8 या -8, वो माइनस डायरेक्शन बताना, हमने चेंज ले रहे हैं वो सही है, तो उससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। और टाइम दिया हुआ है 2 मिलीसेकंड, मिली की वजह से 10 की पावर -3। एक्स पर फोर्स कहाँ लगेगी y वाला लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और वाई पे फोर्स कहाँ लगेगी टू द राइट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है ऑपोजिट होती है, और कौन सा लॉ है ये अगर माइनस होता है जिससे हमारा y का हाँ हमारे पास मैंने बताया ना माइनस और प्लस, तो अब आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी होती। इसमें हमने 16 -0 में प्लस किसको लिया है माइनस किसको लिया है, 16 को प्लस लिया है ना, 0 minus 16 लेगा तो वो आपने जो राइट लिया था डायरेक्शन वो यूज किया ना, आंसर अगर पॉजिटिव ही आ रहा है तो वो जो 16 वाली डायरेक्शन है वही इसकी है। तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स exerted on ball y by ball x, अभी हमने डिस्कस कर लिया। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा, बराबर होगा। Done. State the principle of moments. system to be in here equilibrium the sum of clockwise and anti-clockwise forces to sum of clockwise movement and sum of anti-clockwise movement. About the pivot भी लिखेंगे साहब, ये सारे मोमेंट्स हमने विद रिस्पेक्ट टू पिवट कैलकुलेट किए। अब्दुल्ला आपको ईयरली की बुक दी थी A rigid uniform beam rests on a pivot at its center as shown in figure 3.1. लोड दिया हुआ है कितना 2.6 और वुडन सिलेंडर वेट है 4 न्यूटन। तो ये जो वुडन सिलेंडर है इसका वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे और अब थ्रस्ट का एक्ट कर रहा होगा ऊपर। वेट दिया हुआ है 4 न्यूटन। ये सारी बातें यहाँ हमें बताई नहीं है इन्होंने। वेट 4 न्यूटन है, लोड का वेट 2.6 न्यूटन है, ये डिस्टेंस 0.4 मीटर है फ्रॉम द पिवट और उसकी डेप्थ कितनी है लोअर पार्ट की h, h की वैल्यू कितनी रखी है and x is the system is in equilibrium. Use the principle of moments to show that the upthrust exerted by water on the cylinder is 1.4.
अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो फोर्स है कितनी है 0.6 और एक्स की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने? नहीं 0.40 सही है। सो ए भी 0.4 है, वो भी 0.4, ये फोर्स 2.6 है, हमें पता है। ये वाली जो फोर्स है ये हमें नहीं पता, पहले ही हम निकालते हैं। ये फोर्स आ रही है 2.6 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है 2.6 न्यूटन, ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करी। अब क्लॉकवाइज साइड पर अगर हम देखें तो वेट भी है और अपथ्रस्ट भी है। सही, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है हमने, वो है 2.6 और हमें वेट पता है कितना था। तो अगर ये पता चल गया है आपको कि रिजल्टेंट 2.6 है, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट को रिजल्टेंट कहते हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास 2.6। अपथ्रस्ट हो जाएगा वेट माइनस रिजल्टेंट फोर्स, और वो प्रूफ करना था 1.4 न्यूटन, तो 1.4 आ रहा है। सर डेड फोर्स का फॉर्मूला हमारे उसमें एसी ड्रैग फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता अलग से। जेसीबी में से सर ये 2024 है डेड फोर्स का कोई फॉर्मूला बता दो वाला फॉर्मूला। The density of water is 1 exponent 3 kilogram per meter cube. Calculate the area of the cross section of the cylinder. Upthrust का फॉर्मूला होता है रो जी वी, तो v हो जाएगा अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय रो जी। अपथ्रस्ट आया था 1.4, डेंसिटी है 1 एक्सपोनेंट 3 और g की वैल्यू होती है 9.81। इससे वॉल्यूम आ गया 1.43 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। वॉल्यूम से एरिया कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, मैं इसको एरिया इंटू डेप्थ कह रहा हूँ। एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेप्थ। वॉल्यूम है 1.43 एक्सपोनेंट माइनस 4 और डेप्थ उन्होंने हमें बताई हुई है कितनी, 0.10। इससे आपका एरिया आ रहा है 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 3। डेप्थ यहाँ बताई हुई है इन्होंने 0.10। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आ गया है ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ उतना वॉल्यूम है जितना पानी में इमर्ज्ड था। सही। हो गया। पिक्चर आपको समझ आ रहा है ये? जी सर। एज ऑलवेज। Not always. घर पे बैठ के पकोड़े समोसे खाते हुए पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और। सर बस क्या कहें। Okay, more water is gradually added to the cylinder, the container in B, so that depth H in figure 3.1 gradually increases.
The length x is continuously adjusted so that the system remains in equilibrium. जितना पानी हम बढ़ाते जाएंगे h क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. पानी बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे. तो लेकिन वो कह रहे हैं कि the length x is continuously adjusted. जैसे जैसे आप थ्रस्ट हम बढ़ाएंगे कौन सा मोमेंट पे फर्क पड़ेगा, आप थ्रस्ट बढ़ेगा रिजल्टेंट फोर्स वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट का रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, कौन सा मोमेंट बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ता जाएगा और क्लॉकवाइज मोमेंट कम होता जाएगा. लेकिन हम क्लॉकवाइज मोमेंट को वापस एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स को बढ़ाते जाएंगे वो जो डिस्टेंस है हमारा, ताकि फाइनली ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहे. ठीक है. On figure 3.2, sketch the variation of x with h. Use the space below for any work. जब h की वैल्यू कितनी थी 0.10, उस वक्त डेप्थ कितनी आई थी. फिर अब थ्रस्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो वेट के बराबर हो जाए, और वेट कितना था 4 था. अगर अब थ्रस्ट और वेट इक्वल हो गए तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला था रो जी बी था, अब इसको रो जी ए एच लिख सकते हैं. ठीक है. h इक्वल्स टू 4 अपॉन रो जी और a. रो कितना है 1x.3, जी है 9.81 और आपके पास एरिया आया था 1.4x-3. h की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.29. ठीक है. और 0.29 पर आपके पास x कितना हो जाएगा उस वक्त, जीरो पॉइंट टू नाइन आ रहा है. जैसे ही अब थ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाएंगे तो जो राइट साइड पर फोर्सेस है वो मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमें लेफ्ट साइड का भी मोमेंट नहीं चाहिए हो. सही है. और जब मोमेंट नहीं चाहिए होगा तो लेफ्ट साइड पर हम एक्स को क्या करते जाएंगे, कम करते करते पिवट तक ले आएंगे. सही है. अब प्लस बढ़ता जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है, रिजल्टेंट फोर्स कम हो रहा है तो क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो रहा है. फाइनली अब थ्रस्ट और वेट अगर इक्वल हो गए तो रिजल्टेंट फोर्स खत्म तो मोमेंट भी खत्म. और जब मोमेंट क्लॉकवाइज ही नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज की भी जरूरत नहीं है. तो फाइनली आप लेफ्ट साइड वाला जो वेट है इसको करीब लाते लाते यहाँ तक ले आएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मोमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो ये भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे हम. ठीक है. डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से मोमेंट था, वेट तो चेंज हो ही नहीं रहा था. अब थ्रस्ट बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप थ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाए. जैसे ये इक्वल होंगे तो बस फोर्स ही नहीं है कि जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. स्ट्रेस और स्ट्रेन, फोर्स पिवट एरिया नॉर्मल टू फोर्स, स्ट्रेन होता है रेशियो बिटवीन एक्सटेंशन एंड ओरिजिनल लेंथ. Done. Two wires x and y
with equal unstretched lengths of 0.84 meter are suspended from fixed points that are at the same horizontal level. The lower ends of the wires are attached to a beam of negligible mass. The beam is horizontal and in equilibrium as shown in figure 4.1. Wire X is made from a metal that has a Young modulus of 1.9 exponent 9, while Y is made of a different material. A load of weight 18 Newton is suspended from the beam at a point that is equidistant from the two wires. मतलब ये जो लोड है फिर ये इनिशियली दोनों पर equally. This load causes both wires to extend by 0.47 millimeter. मतलब finally ये rod horizontal 9 और 9 जाएगा जो कि पैरेलल में. तो सेम एक्सटेंशन कैसे आ गया? वायर मोटी है वो वाला। इसी वजह से सेम है. अगर दोनों वायर सेम होती एरिया उनका सेम होता फिर सेम नहीं आती. उन्होंने इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया रखा है कि ये इक्वली एक्सटेंड ही रहे. डिटरमिन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एक्स. तो बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ए को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी तमाम वैल्यूज आपको दी हुई है या नहीं. सीरीज में एक्सटेंशन सर दोनों स्प्रिंग के अलग अलग हो सकती है. सीरीज में स्प्रिंग्स या मटेरियल लगे होंगे तो उनको सेम फोर्स मिलती है. अगर मटेरियल सेम है तो एक्सटेंशन भी दोनों की सेम सेम होगी, और अगर मटेरियल डिफरेंट है तो एक्सटेंशन अलग अलग होगी. एक्सटेंशन प्लस करते हैं और कांस्टेंट सेम ही है सीरीज में एक्सटेंशंस प्लस करते हैं टोटल निकालने के लिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो कंबाइंड निकालोगे तो एक से कम आ रहा है, रिड्यूस हो जाता है. पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है. अब मुझे बताएं एफ एल अपॉन ई फोर्स कितनी दी है? 18 दी हुई थी, हमने 9 क्यों यूज की है? लेंथ कितनी है यंग मॉडुलस एक्स का, और एक्सटेंशन अब आ गई तो ये हो गया 8.5 एक्सपोनेंट -6. Wire Y has a greater diameter than wire X. Diameter ज्यादा होगा तो एरिया भी. Explain without calculation whether the Young modulus of the metal from which wire Y is made is less or the same or greater than 1.9 exponent y. So E होता है FL upon AE. क्या क्या चीजें सेम है इसमें? फोर्स सेम लग रही है दोनों पे, लेंथ दोनों की सेम है, एक्सटेंशन भी दोनों की सेम है. अगर मैं एफ एल और ई को हटा दूं तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन? इनवर्स है. तो वायर वाई का एरिया ज्यादा है, ज्यादा डायमीटर है, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसलिए वाई वाई का जो यंग मॉडुलस है वो कम होगा ईयरली. इस नंबर क्या बेटा? 756.
Done. Wait क्यों हो गई है? Okay, next. Question 5 पढ़ेंगे सब लोग. A stationary wave is formed on a string xy that has a length of 0.48 meter. Figure 5.1 shows the string at one instant in time. Speed of the wave on the string is 1400 meters per second. On figure 5.1, draw a cross at one position. That is a node, and another cross at one position, that is antinode. Label the node N and antinode A. कहाँ होता है node? X पे Yes, X पे क्या बनेगा? क्लोज एंड पर या फिक्स एंड पर हमेशा बनते हैं नोड्स. ओपन एंड्स पे बनते हैं एंटी नोड. तो कोई भी एक बनाना था. Show that the wavelength of the wave produced is 0.32 meter. Back पर. मुझे बताएं ये X से लेकर Y तक कितनी वेव्स है? 1.5. तो we can say कि 0.48 मीटर में 1.5 वेव्स है. तो लैम्डा हो जाएगा 0.48 डिवाइडेड बाय 1.5. कितना आया? 0.32 आना चाहिए, हमें शो करना था. that's the amount. L is equals to 3. एक ही बात है. रोहन ये done. Next. Calibrate the frequency. ये कौन सी वेव थी? स्टेशनरी वेव है. स्पीड कितनी दी गई? F होता है V अपॉन लैम्डा. 1400 डिवाइडेड बाय 0.32. 4375 आंसर आ रहा है. हम इसको राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 4400 हर्ट्ज. Source of sound waves of frequency 780 is on a rotating platform. Speed of the source is 39. Sound is detected by an observer that is a large distance from the rotating platform as shown. Speed of the sound in air is 320 meters per second. Calculate the maximum frequency. Maximum निकालने के लिए formula में minus use होगा या plus? Minus use होगा. Maximum टूवर्ड्स के लिए यूज होती है, या आप कह लें कि डिनोमिनेटर छोटा रखोगे तो ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. डिनोमिनेटर में माइनस लगाएंगे तो मैक्सिमम. मिनिमम कहते हैं तो यहाँ पे प्लस लगना. पी कितना आ गया? 320. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है 780 डिवाइडेड बाय 320 माइनस 39. It means 100 and 0.25.
राउंड ऑफ करने के बाद 890 हर्ट्ज आ रहा है। वैसे क्या है कैलकुलेटर में आंसर? 888.25 इसका आंसर आ रहा है। डेटा में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 890 होता है। At time 0, observer detects a sound emitted by the source when it was in the position shown in figure 5.2. On figure 3.2, 5.3, sketch the variation with time of the frequency of the sound detected by the observer for one complete rotation of the platform. Frequency बढ़ भी रही होगी, कम भी हो रही होगी और फिर कांस्टेंट भी हो रही होगी। कांस्टेंट कब होगी, बढ़ेगी कब, और क्या कहती है जब टूवर्ड्स की तरफ इसमें होगा रोटेशन में ये वाला जो पॉइंट होगा जिस वक्त ये टूवर्ड्स मूव कर रहा होगा उस वक्त स्पीड बढ़ रही होगी। ये जो पॉइंट है इसमें स्पीड, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ना ये टूवर्ड्स आ रहे हैं ना अवे, और इस वाले टाइम पर दोबारा से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है कितनी, टूवर्ड्स जाते हुए उसने बढ़ना है 780 से ज्यादा होना है और अभी जाते हुए कम होना है। और सही है, स्पीड बढ़ भी रही है, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो एफ ओ है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो टूवर्ड्स में होगी और ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो अवे में होगी। टूवर्ड्स वाली फर्स्ट टूवर्ड्स वाली सेम यहाँ पर ये t इक्वल्स टू 0 है, इसके बाद इसने अवे जाना है या टूवर्ड्स जाना है, स्पीड पहले फ्रीक्वेंसी पहले कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं? रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट of an electronic component. A cylindrical metal wire of length 2.4 meter and cross-sectional area 8 exponent minus 6 has a resistance of 0.33. There is a current in the wire of 4.7 ampere. Determine the resistivity of the metal from which the wire is made. तो R होता है रो एल अपॉन ए, रो निकालना है, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आर ए और एल की वैल्यूज गिवन है, क्या आ रही है रेजिस्टेंस? चार्ज के साथ डिफाइन चार्ज निकालना है और करंट और टाइम पता है, Q इक्वल्स टू आई टी, आई आपको पता है 4.7 है, टाइम 5 मिनट्स, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1400 कूलम्स। क्या आंसर आया था चार्ज का? शायद नहीं 1410 था जिसका हमने 1400 राउंड ऑफ किया है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्योंकि डेटा में दो है।
Done. Three electrons in the wire have an average disk speed of 0.16 millimeters per second. Calculate determine the number density of charge carriers in the metal. I होता है NaVq, हमें n पूछा है इन्होंने, I upon AVq. करंट कितना था डिवाइडेड बाय एरिया गिवन है, स्पीड दी है 0.16 दिए है मिलीमीटर, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। n कितना आ रहा है 2.3 एक्सपोनेंट 28। हो गया उधर। The wire in B may be considered to be a fixed resistor that is connected in series with a thermistor to a battery that has negligible internal resistance. तो resistor, fixed resistor और thermistor series में लगे हुए, वो कह रहे हैं use circuit symbols to complete the diagram of this arrangement। तो ये रहा fixed resistor और ये है thermistor और इनका कनेक्शन हमने सीरीज में शो किया। Explain without calculation how the power in the wire changes as the temperature of the thermistor is increased। टेम्परेचर बढ़ेगा thermistor का तो रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होने से सर्किट का करंट बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ जाएगी। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। सर्किट का करंट बढ़ गया है तो फिक्स रेजिस्टर के थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेगा। फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि P एंड आई स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगी। R is constant। Done. Complete table 7.1 to show the charges in terms of the elementary charge E on each of the flavors of quark and anti-quark। आपका quark कितना होता है? चार्ज अब quark का होता है +2/3 E। एंटी क्या होता है? डाउन का होता है -1/3E, और स्ट्रेंज का भी सेम होता है। एंटी क्वार्क्स के चार्जेस ऑपोजिट होंगे एज कंपेयर टू क्वार्क्स। State the name of the class of fundamental particles। दो क्लास होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, हाइड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। बेरियॉन्स और बीजॉन्स कौन है? ये हाइड्रॉन्स। लेप्टॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेरियॉन्स और बीजॉन्स दोनों हाइड्रॉन्स हैं। उनमें से बेरियॉन्स वो है जैसे इनमें 3 क्वार्क्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। Compare the baryons and mesons in terms of their constituent particles। तो मैंने आपको भी बताया baryons कौन है, ये वो हेड्रॉन्स हैं जिनमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर baryons। और mesons कौन है? ये वो हेड्रॉन्स हैं जिनमें 2 क्वार्क्स होते हैं, एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा।
Describe beta positive decay in terms of the fundamental particles in bond. Beta positive decay कब होता है? जब एक प्रोटॉन टूटकर बनाए न्यूट्रॉन और दो पार्टिकल्स कौन होते हैं? बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज होता है। इन टर्म्स ऑफ क्वार्क अगर हम देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है अप अप डाउन, चेंजिंग टू अप डाउन, जिसको हम कह सकते हैं कि एन अप क्वार्क चेंजेस टू अ डाउन क्वार्क। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पेपर जो है वो हो गया एंड। नवंबर के तीनों पेपर्स हम 2-1, 2-2 और 2-3 कर चुके हैं। इस बुक में टोटल मैं तकरीबन 4 या 5 पेपर्स अब तक करा दिए। शुरू के भी कराए मैंने, एक शुरू का कराया, 3 भी कराया, 2 कराए तो 5 हो गए। इस बुक पे तकरीबन 35 पेपर्स है और